हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कीर्ति पांडे आपके साथ फिर से लेके आई हूँ BPSC 64 का डिस्कशन ग्रुप। आई होप फ्रेंड्स आप सबको सब समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस आंसर को बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? कौन सा देश होगा? देखिए, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है फ्रेंड्स? देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जी हंगरी। जो हंगरी है ना, वो एक स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा जो है वो उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। तो आपको बता दूँ, जो हंगरी है वो स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा हो सकता है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग 2 मिनट क्वेश्चन का आंसर सोचिए, क्योंकि सारे आंसर नहीं दे दूँगी तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है बोर्नियो। जी हाँ, दिए गए विकल्प में बोर्नियो का जो क्षेत्रफल है वो इतना है 7,48,168 वर्ग किलोमीटर बड़ा। जबकि जो मेडागास्कर है ना, वो 5,87,713 है। और जो सुमात्रा है इसमें दिया हुआ वो है 4,43,66 किलोमीटर स्क्वायर। जो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल है वो 2,09,331 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बोर्नियो है उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है द्वीपों में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कौन सा हो सकता है भाई? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड, पंपास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो डी पंपास जी है। मध्य चिली, केप टाउन जो और जिसे दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, तथा एडिलेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSP पाई जाती है। जबकि जो पंपास क्षेत्र है वो उष्ण जलवायु है, CWB का क्षेत्र है। ठीक है, भूमध्य सागर से इसी कारण जलवायु से प्रचलित नहीं होती है। ठीक है, बाकी तीनों हमारे भूमध्य सागरीय जलवायु से बार प्रचलित होते। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, ब्राज़ील, जापान और उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादन क्षेत्र है वो है चीन। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग के अनुसार 2019 में हमारे यहाँ विश्व में जो सर्वाधिक रेशम का उत्पादक किया था वो था चीन। चीन ने कितना किया था वो मैं आपको बता दूँ, 68,600 मीट्रिक टन किया था। और जबकि भारत था वो दूसरे स्थान पर था और उसने कितना किया था ये मैं बता दूँ आपको, 35,820 मीट्रिक टन। दोनों ही बातों को ध्यान रखिएगा। अगर इंडिया की बात होगी तो भारत है, तो दूसरे स्थान पर हमारा आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के 3 देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कच्चे तेल की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें है रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा या फिर। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम बात करते हैं यूरेनियम की, इसी तरह की हमारी बात होगी कच्चे तेल की। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक, ठीक है, मिनरल्स की बात हो रही है यहाँ पर। ईयरबुक 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल जिन्हें कहते हैं, के उत्पादन में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका 702 मिलियन टन था। जबकि उसके बाद सऊदी अरब है जो उसने सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया। तो मैं बता दूँ, यहाँ हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं दिख रहा है, सऊदी अरब हमारा माना जाएगा। इसने कितना किया था? 5,768 मिलियन टन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है?
मुबन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ। मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर है भुवन पहाड़ियाँ है। भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मीजो हिल्स भाग का है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें इसका जो राइट आंसर है, तो देखिए विकल्प में जो इसका आंसर ई है, मैं बताऊँ क्यों अवस्थित है। क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑप्शन है इसमें नाथुला जो है सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की जो ऊंचाई है वो 14,450 फीट है। जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई है जो वो 13,044 फीट है, जबकि खैबर दर्रा की ऊंचाई 35,10 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5,890 मीटर, चूँकि विकल्प में से कोई भी नहीं है, अतः ये प्रश्न जो है वो ई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्तनीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कश्मीरी हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें इसका राइट आंसर ए है। जी हाँ, ज़ाफ़रान केसर की खेती के लिए कश्मीरी घाटी बहुत प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी मतलब बहुदुरु में उपजाई जाती है। ये ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 21 31 21 31 36 40, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मैं इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी 31। हाँ, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के साथ भारत की जो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या थी वो 31.2% थी, तथा ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए तो वो 68.8% थी। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के नीति NITI आयोग, ठीक है, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में NITI का स्वरूप क्या है? फुल फॉर्म नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार सूचना, या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, सी है नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान, या नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय बौद्धिक ट्रेनिंग संस्थान, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें इसका जो राइट आंसर है वो है बी। जी हाँ, NITI का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? देखिए 1947 में, 1951 में, 1956 में, या 2000 में, या ई उपयुक्त में से कोई। तो बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो है 1956 में। हाँ, आज़ादी के बाद भारत में राज्य का जो पुनर्गठन अधिनियम हुआ था वो 1956 में पारित किया गया था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 1956 में। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, बिहार को, हरियाणा को, ये ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें जो बात भारत चीनी का कटोरा क्या आती है और भारत में आती है, तो बता दूं उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये यहाँ पर जो है गन्ने का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है, तथा वर्ष 2018 और 19 में चीनी की भी सबसे बड़ा उत्पादक यूपी से ही हुआ था, तथा ISMA के प्राथमिक अनुमान के अनुसार 2020 और 21 में भी उत्तर प्रदेश जो था वो प्रथम स्थान पर था गन्ने के उत्पादन से। बता दो चीनी का उत्पादन होता है वो गन्ने से ही होता है।
इसीलिए चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को भारत में कहा गया है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चांदी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम और लौह अयस्क। ये ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं, इसका आंसर है ए। जी हाँ, जो खनिज के उत्पादन में जो भारत है वो चांदी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चिली है, और जिप्सम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो चीन है, और जो लौह अयस्क की बात हो रही है यहाँ पर उसका भी उत्पादक चीन है। तो यहाँ बात कर लेते हैं जिप्सम और लौह अयस्क में चीन सबसे आगे, और तांबा का जो उत्पादक है वो है चिली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, क्या बना भाई? 1911 में, 1912 में, 1936 में या 2000 में? तो मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1936 में। ये भारतीय राज्य 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा जो थे वो संयुक्त रूप से थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसी कारण प्रश्न में 1935 न दिया गया, इसलिए 1936 इसको माना गया है बीपीएससी के थ्रू। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास की पहाड़ियाँ, रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा पहाड़ियाँ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार जो है वो विंध्य क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ठीक है, तो जो खड़गपुर है वो बिहार के सबसे भूतात्विक से अपेक्षाकृत पुराना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10 या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं, उसका राइट आंसर सी है, 9। जी हाँ, पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंधित है। तो टोटल संख्या 9 है। फिर से सुन लीजिए, भोजपुर पहला, सारण दूसरा, वैशाली तीसरा, समस्तीपुर चौथा, बेगूसराय पाँचवा, लखीसराय छठा है, नालंदा सातवां है, जहानाबाद आठवां है, और अरवल हमारा 9वां जिला है। तो 9 जिलों से संबंधित है। 17 क्वेश्चन। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने सोच लिया किस मिट्टी से? तो देखिए, इसका आंसर है बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो कछारी मिट्टी, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं, दोनों से आच्छादित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है, कितना है भाई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या उपरोक्त में से कोई नहीं। साक्षरता की दृष्टि से बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, इसमें जो स्थान है वो प्रथम है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% प्राप्त हुई थी, जो सर्वाधिक थी, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8 थी, जो न्यूनतम। स्पष्ट है कि न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। ठीक है, जिसका स्थान आया था वो प्रथम था। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो बता दूँ जो जूट की बात हो रही है यहाँ पर, उसका आंसर है बी। जी हाँ, भारत में जो राज्यों की जूट की बात हो रही है 2018, 19 और 20 के अनुसार में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.9 मिलियन गाढ़ जूट एवं मेस्ता उत्पादन, जिसमें से 8.06 मिलियन गाढ़ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल से होते हैं। और दूसरे क्रम में जो है जूट उत्पादन वो राज्य बिहार माना गया है। ठीक है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा तक संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग और है बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बता दो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, डी। ठीक है, जी हाँ, बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य संस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं जो है वो चिन्हित की गई थी। स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? उद्योग मित्र, पोर्टल, बिहार सरकार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, भारत के महान्यायवादी को, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है यहाँ पे राष्ट्रपति जब अपने त्यागपत्र को दे सकता है तो किसे देगा? बात सही है। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो इसका जो है वो राष्ट्रपति को लिख के देता है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने पद से त्यागपत्र जब भी देना चाहेगा वो राष्ट्रपति को ही लिख कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेख है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? कौन थे भाई? जनजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पिछड़ी जाति आयोग की बात करते हैं तो बी है काका साहेब कालेकर। भारत के संविधान के अनुसार 346 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, भारत राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौर मतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुसार 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इनके गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? यहाँ बात हो रही नहीं की, मैंने हमेशा कहा कि नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्यों है मैं बता दूँ, अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष। ठीक है, तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। जब लोकसभा की बात है तो 25 वर्ष से जो आयु है उससे कम की नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत के राज्यपाल की बात हो रही है तो कौन नियुक्त कर सकता है? बात यह है, ये है। ठीक है, तो बता दें इसका जो राइट आंसर है वो है सी। देखिए क्यों, किसी राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के मुहर लगने हुए आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाती है। बताया भी गया कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक, 153 से लेकर
167 तक में इसकी व्याख्या भी की गई। राज्य की कार्यपालिका का वर्णन। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्रिपरिषद है और राज्य के महाधिवक्ता जिसमें एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद अपने धारण करते हैं और इसके अलावा कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते। एक राज्यपाल जब भी अन्य पद से त्याग देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा सदस्यों की संख्या के ऊपर भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है सिफारिशी आधार पर, जिसे आप कहते हैं। 26 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत, ये उपयुक्त में से कोई। बात करते हैं यहाँ पे ए है, क्यों है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 ए और का के तहत इसे कहते हैं। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 330 एक के खा के तहत भी कुछ कहा गया है। में असम के स्वशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा गांव में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की अलग से व्यवस्था की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति क्या है? भाई राष्ट्रपति की डेफिनेशन पूछी इन्होंने। राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा होता है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति जो है, बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। बिल्कुल सही, लोकसभा और राज्यसभा अगर नहीं हो तो संसद का निर्माण संभव नहीं है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है, बिना इसके संसद का निर्माण संभव नहीं। सीधी सी बात है कि सरकार की जो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति एक संसद का हिस्सा होता है। अगर राष्ट्रपति ना हो तो संसद का हिस्सा, संसद होना बेकार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, ये इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बात करते हैं यहाँ पर भाई पंचायत के गठन के लिए कौन आदेश देता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 40। जी हाँ, संविधान के जो अनुच्छेद 40 है, राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती और यह राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में भी शामिल की गई है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? देखिए, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको 1998 में, 1998 में, 1998, 1999, 2000 में या 2001 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। बात हो रही है झारखंड की। झारखंड किस वर्ष आया? मैं बता दूं कि भाई झारखंड राज्य हमारा सी में आया था 2000 में। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में, भाई बता दूं ये 28वां राज्य भी घोषित हुआ है। ठीक है, 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1987 में या ही उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर वो डी है, 1987। जी हाँ, सरकारी आयोग जिससे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसमें इसे जो गठित किया गया था उसमें 27 अक्टूबर 1987 की डेट है, 27 अक्टूबर 1987। ठीक है, को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था।
इस वर्ष 1983 गौर मतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में, वही सरकारिया क्यों कहा गया है, आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखें कि 247 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो आर एस सरकारिया के द्वारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 265 और में से कोई। तो बात करते हैं वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कर राजस्व टैक्स रेवेन्यूज के जो वितरण पर सिफारिश देने के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं बात करते हैं भारत के जो महान्यायवादी की बात हो रही है, उसका जो राइट ऑप्शन है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल जिन्हें महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, किया जा सकता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता जो व्यक्ति रखेगा उसको ही अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा ही अपना पद ग्रहण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 3%, 3.5%, 4%, 4.5% या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दो मिनट आप लोग सोचिए फिर मुझे बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 4.4%। अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी और इसमें 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया गया। अन्य बातों के अतिरिक्त 12वीं योजना में कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4% हासिल करने की लक्ष्य रखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का क्या उद्देश्य है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना या लाल फीताशाही को हटाना या विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम का उद्देश्य था वो नौकरशाही से ढीलापन को दूर करना था, लाल फीताशाही को हटाना भी था, विकसित आधारभूत संरचना का विनिर्माण की लागत को कम भी करना था तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना भी शामिल था। तो बता दूं ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ई, उपयुक्त में से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बात बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ई होगा। क्यों होगा? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या डिजिटल इंडिया की बात कर लें या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार के द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए एक आधारभूत संरचना थी।
तो इसमें से सारे ही हमारे लिए हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी औद्योगिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी रहे। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बता दूं, ये ए है। पूरा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा की गई पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए। पूरा की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, दिवंगत पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है, जो भी हाल ही में दिवंगत हुए कुछ समय पहले, द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था उनकी अध्यक्षता में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता थी, कितनी थी? साठ 60.0%, 63.0%, 65.5%, 68.5%, यही ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं बता दूं, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता जो थी वो 80.9 थी, जबकि महिला साक्षरता जो थी वो 64.6 थी। हालांकि वर्ष 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 मानी गई थी। फिर भी बिहार लोकसभा में इसका आंसर जो है वो सी माना, मतलब 65.5 को। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? अमर्त्य सेन ने, मोहम्मद यूनुस ने, या एस चक्रवर्ती ने, या वेंकैया नायडू ने, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, मोहम्मद यूनुस ने। स्वयं सहायता समूह SHGS, ठीक है, SHG, इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, एस का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग के ऊपर थे, जिन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप से उभरा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान की बात हो रही है, ये 2018 का पेपर है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत निम्न में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सभी। मैं बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ई होगा। जी हाँ, ये कृषि में उत्पादकता का जो क्षेत्र है उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, जब हमारे पास गुणयुक्त बीज होंगे, उनके उर्वरकों का प्रयोग हमें पता होगा, उसके लिए जब हम सिंचाई अच्छी करेंगे, और गुणवत्ता बीज की भी हमें आवश्यकता होती है, कीटनाशकों का प्रयोग जिसमें वजह से कीट ना लग जाए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन कृषि में उत्पादकता के बढ़ाने के उपयोग हैं, इसलिए कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये सभी ज़रूरी हैं, इसलिए सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन का करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जिन लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी, आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई आगे अच्छे से कर रहे होंगे। जिन्होंने हमारी क्लास में एडमिशन ले लिया है उनका थैंक यू। जिन्होंने नहीं लिया स्टडी विद एडवीटीवी क्लास में, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं @कीर्ति 31 पांडे। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन करने के बारे में पूछ सकते हैं, और किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे संपर्क कर सकता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।